This one is a simple standard, nothing much, nothing to worry. Okay, जरा सा भी डर लगे तो इट्स ओके, रोज का है अपना. चलो, close your books and pay attention. So what do you mean by borrowing cost? Okay, the first thing that comes to mind, which is one of the major part of the entire standard also, is borrowing cost means the cost that you incur because you have borrowed the funds. तो सबसे पहला चीज दिमाग में क्या आता है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज डेफिनेटली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शंस, नो डाउट अबाउट दैट, बट उसके अलावा भी बहुत सारा खर्चा होता है. Dividends provided you are taking preferential capital as debt under financial instruments, but they don't go into that direction. But definitely no, by default अगर बोला जाए at the level of inter कि प्रेफरेंस कैपिटल है तो कैपिटल का जो डिविडेंड है वो बोरिंग थोड़ी है. हाँ, एक बार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करो, अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी, व्हाट इज इक्विटी, तब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. बट एज ऑफ नाउ उसको बाजू में रखते हो. उसके अलावा बहुत सारा और खर्चा हो सकता है जो बोरोइंग कॉस्ट के डेफिनेशन में आता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लोन लेने गए, कौन दे रहा है? किसका? तो वो बोरोइंग कॉस्ट कैसे? तो डिस्काउंट किसके ऊपर है? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है. इज इट अ बोरोइंग कॉस्ट? कैसे? Because you borrowed it. तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इज इट अ बोरोइंग कॉस्ट? क्या समझो? इंटरेस्ट का बात नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट छोड़. So is it a borrowing cost? Wrong, it is. You changed your answer. I am not responsible. I was just counter questioning. So my counter question was, is premium on redemption of debentures also a borrowing cost? Yes. Yes, it is. When, let's say 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया, और जब तुमने इशू किया तब तुमको मालूम था कि ये कोई खरीदने वाला नहीं है, तो तुमने क्या किया? तुमने उसको 110 का रिडीमेबल वैल्यू दे दिया. बोला 100 रुपया दो, वापस में तुमको प्रिंसिपल का 110 देगा, इंटरेस्ट अलग. तो तुम बोला हाँ ठीक है, अच्छा है ये तो. यस और नो? तो यू आर गिविंग दैट प्रीमियम, you are bearing that cost purely because you want to raise funds. So yes, it comes in the category of borrowing cost. Discount on issue of debenture, again a borrowing cost. कि 100 रुपए का डिबेंचर इश्यू करने का था, कोई खरीदने को तैयार नहीं था, तो मैंने क्या किया? मैंने 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया कि आज 90 रुपया दो, रिफंड में तुमको 100 रुपया करेगा. अगेन यू आर इनकरिंग दैट लॉस इन ऑर्डर टू रेज फंड्स फॉर द बिजनेस. यस, उसके अलावा बहुत सारा है. डॉक्यूमेंटेशन चार्ज होएगा, प्रोसेसिंग फीस हो सकता है, ब्रोकरेज हो सकता है, गारंटी चार्जेस हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो सकता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो सकता है, या जो भी आपने रेज किया है उसके लिए बहुत कुछ है. So how do we keep in mind in a very nutshell, a small way of remembering it? May not be the correct way, may not be the absolute perfect way, but still it's one of the very effective ways. The expenses incurred for raising the finance, maintaining the finance, and repayment of finance. Expenses incurred for raising, documentation, brokerage, legal charge, registration, stamp duty, फलाना डिकना जो भी है. Yes or no? Raise, maintain, interest. या हो सकता है सर्टेन पार्ट ऑफ प्रीमियम इज रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ, इम्प्यूटेड डिविडेंड्स होता है, बहुत कुछ होता है इसमें बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. बट एक्सपेंस इनकर टू मेंटेन द फाइनेंस एंड देन एक्सपेंस इनकर टू रीपे. रीपे के टाइम प्रीमियम और रिडम्पशन आएगा. यस और नो? ऑल दोस थिंग्स विल कम.
दैट्स द सिंपलेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। बट ये सब के अलावा एक तीसरा चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है foreign exchange difference to the extent considered as an adjustment to interest cost. Foreign exchange difference to the extent considered to be an adjustment to the interest cost. मस्त नहीं समझा? नहीं तो सिंपल है। इसको समझने के लिए इंडेस 23 से बाहर निकल के पहले किसी और स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। कौन से स्टैंडर्ड में जाते हैं? हाँ से बरोबर था। यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड? तो क्यों बोल रहे हैं? चुप बैठ ना। इंडेस 21 कौन से स्टैंडर्ड में जाएंगे? इंडेस 21, वेयर यू विल लर्न हाउ टू हैंडल द फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस। पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो समझने पड़ेंगे, तब जाके वो समझ में आएगा। ओके, सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दिस एंड देन वी ब्रिंग दैट बेसिक टू द इंडेस 23। तो ये इंडेस 21 क्या बोलता है? इंडेस 21 के हिसाब से क्या लगता है कितने टाइप का करेंसीज रहेगा? कौन सा? इंडेस 21 के हिसाब से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ करेंसीज। कितने टाइप का करेंसी? 3। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज नोन एज फंक्शनल करेंसी। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। ओके, फिर एक होता है प्रेजेंटेशन करेंसी। पहले ये दो को समझो। प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सा करेंसी होता है? इट इज द करेंसी इन विच यू आर सपोज टू प्रेजेंट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द लोकल अथॉरिटीज और टू द कंट्री इन विच यू आर सिचुएटेड। अगर आप इंडिया में सिचुएटेड हो तो आपका प्रेजेंटेशन करेंसी क्या रहेगा? रॉन्ग, INR, इंडियन रुपीज। ओके, 5 से 6 ऐसा कंट्रीज है जिससे सब जगह पे रुपीज है, सब अलग अलग है। इंडियन रुपीज, INR। अरे यस सर, तो वो प्रेजेंटेशन करेंसी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोग प्रेजेंटेशन करेंसी में बनाओ, चलेगा। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंटेशन करेंसी में नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस में हो सकता है? जो वहां पे दूसरा बैठा हुआ है, फंक्शनल करेंसी। ये बहुत बहुत जरूरी है। ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट इन लोगों ने डाला हुआ है, क्योंकि AS 11 अगर आपको याद है तो 2 ही करेंसी होते थे। रिपोर्टिंग करेंसी जो कि प्रेजेंटेशन करेंसी जैसा है, एंड दूसरा होता था फॉरेन करेंसी। ये दोनों के बीच में एक तीसरा करेंसी आया है, फंक्शनल करेंसी, जो बहुत ही अलग है। फंक्शनल करेंसी क्या होता है? इट इज द करेंसी इन विच और द करेंसी ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच द बिजनेस इज ऑपरेटिंग। सी अंडरस्टैंड। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर हम लोग तुरंत ही ये स्टैंडर्ड को ऑप्शन छोड़ देंगे। ओके, चलो, लेट्स से वी आर एक्स लिमिटेड। हु आर वी? एक्स लिमिटेड। हम लोग कहां पे सिचुएटेड है? दुबई में। यस, तो वहां का जो लोकल अथॉरिटीज है उसको आप कौन से करेंसी में रिपोर्ट करोगे? प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है? दिराम्स है। आई डोंट नो हाउ टू स्पेल दिराम। व्हाट इज दिराम? ओके, अपने इधर जय श्री राम है, उधर दिराम। हाँ, दिराम। ओके, अच्छा, ऐसा भी लिख सकते ना फिर तो। ठीक है, जो भी है, दिरहम उधर का फंक्शन, उधर का प्रेजेंटेशन करेंसी, बिकॉज यू सिचुएटेड दुबई। सब काम क्या करते हो आप? कुछ तो भी क्रूड ऑयल के रिलेटेड काम करते हो। व्हाट्स योर प्रोडक्ट ऑफ ट्रेड? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का बिलिंग किस में होता है?
सॉरी, आई थॉट यू हैड सम जनरल नॉलेज, बट नो। क्रूड ऑयल का बिलिंग यूएस डॉलर्स में होता है। किस में होता है? यूएस डॉलर्स में होता है। यस, उसका जो भी डीलिंग ऑल ओवर द ग्लोब होता है सब किस में होता है? जनरली यूएस डॉलर्स में ही होता है। यस। अच्छा, प्राइस डिटर्मिनेशन यूएस डॉलर्स, सेलिंग प्राइस सॉरी कलेक्शन ऑफ मनी यूएस डॉलर्स, सब कुछ डॉलर्स में ना वाला है। अच्छा, यूएस डॉलर और दिरहम में अगर कोई रेट फ्लक्चुएशन होएगा तो वो तुम्हारा बिलिंग, तुम्हारा नेट प्रॉफिट सबको इंपैक्ट करेगा। अगर समझो यूएस डॉलर का एप्रिसिएशन होता है तो तुम्हारा फायदा है, यूएस डॉलर का डेप्रिसिएशन होता है तो तुम्हारा नुकसान है। तुम लोग दुबई में बैठे हो, तुमको जो एक्चुअल करेंसी एप्लीकेबल है वो दिरहम है, तुम्हारा जो एक्चुअल खर्चा पानी चलता है वो दिरहम में चल रहा है, लेकिन फिर भी यूएस डॉलर इज एक्चुअली इंपैक्टिंग योर बिजनेस बिकॉज द एनवायरमेंट इन विच यू आर ऑपरेटिंग, वहां का करेंसी डॉलर्स है। भले तुम फिजिकली किधर भी बैठे हो, तुम्हारा बिजनेस किस एनवायरमेंट में ऑपरेट हो रहा है और उस एनवायरमेंट का जो करेंसी है वो तुम्हारा फंक्शनल करेंसी है, द करेंसी इन विच यू आर एक्चुअली ऑपरेटिंग। वो करेंसी जो तुम्हारा सेलिंग प्राइस को डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, जो डिटरमाइन करता है, वो जगह का करेंसी जिसका कॉस्ट डिटर्मिनेशन तुमको जरूरी है, जहां पे तुम्हारा गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहां पे लेबर कॉस्ट इनकर हो रहा है, मटेरियल जिस करेंसी में इनकर किया जा रहा है, basically the currency which is actually influencing your entire net profit, entire bottom line, that is considered to be the functional currency. You have to maintain your accounts in functional currency. उसके बाद रिपोर्टिंग पर्पस के लिए जब फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो भले वो फंक्शनल करेंसी को प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करके दे दो, चलेगा, लेकिन जो करेंसी तुम्हारा एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है, सेलिंग प्राइस को अफेक्ट करता है, पॉलिसीज को अफेक्ट करता है, वो तुम्हारा फंक्शनल करेंसी है और अकाउंट मेंटेनेंस उसी में होना चाहिए। अच्छा, is it necessary that always the functional currency and the representation currency will be different? No. मैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है, इंडिया में बेचता है, अबे तो मेरा प्रेजेंटेशन भी सेम है, फंक्शनल भी सेम है, सब सेम है। बट जो बड़ा कंपनीज है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो एक देश में रह के दुनिया भर का देशों में बिजनेस करते हैं, उनको लिए वो फंक्शनल करेंसी अलग हो सकता है। बट फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ द एनवायरमेंट इन विच द बिजनेस इज ऑपरेटिंग. It's a currency which is actually influencing the business, the net profit, the selling price, the policies, everything. That is called as a functional currency. और फिर एक तीसरा करेंसी आएगा, currency other than functional currency, that is foreign currency. Any currency other than functional currency is called as what? Foreign currency. तो अपने एग्जाम्पल में फंक्शनल करेंसी क्या रहा था फिर, या प्रेजेंटेशन करेंसी क्या था? दिरहम। फिर फंक्शनल करेंसी क्या था? यूएस डॉलर। एंड फॉरेन करेंसीज अदर करेंसी, अदर देन डॉलर, अदर देन डॉलर, ऑब्वियसली अदर देन दिरहम भी। और यस और नो? नो, आई डोंट नो टू से, बट नहीं से तो बोलो का फंक्शनल करेंसी रहेगा डॉलर। तेरा उसका पता नहीं सामने वाले का क्या। प्रेजेंटेशन करेंसी दुबई वाले के लिए रहेगा दिरहम, तो फॉरेन करेंसी क्या वो बहरीन डॉलर है। पर उसमें तो डील ही नहीं कर रहा है ना, तेरे को पैसा डॉलर्स में आने वाला है, रिपोर्ट तो दिरहम में करने वाला है, फिर कहां तीसरा कर। अरे अंकल, एक एग्जांपल लिया है, बराबर है। मैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है, इंडिया में बेचता है, यस, फिर कुछ गुड्स एक्सपोर्ट भी करता हूं यूएस में, तो पैसा डॉलर्स में आता है, वो मेरे लिए फॉरेन करेंसी है। व्हाई आर यू स्टिकिंग टू वन एग्जांपल? क्रूड ऑयल वाला एग्जांपल इज गुड टू अंडरस्टैंड फंक्शनल करेंसी, बट मे नॉट बी गुड टू अंडरस्टैंड फॉरेन करेंसी बिकॉज द पेमेंट विल बी डन इन डॉलर्स। अनलेस लेट्स से ऐसे हाइपोथेटिकली अज्यूम कर किसी कंट्री के साथ तूने टाइप किया सेइंग दैट कि ठीक है हम लोग क्रूड ऑयल का जो पेमेंट्स है ना, हम लोग उसके करेंसी में एक्सेप्ट करने को तैयार है, या समझो उसने इंडिया के साथ टाइप किया सेइंग विल एक्सेप्ट आईएनआर, बट देन आईएनआर इज आवर फॉरेन करेंसी, फॉर देम इट इज फॉरेन करेंसी। अगर ऐसा कोई टाइप है, कुछ ऐसा है, तो अगर वही एग्जांपल में फिट करना है तो, वरना अगर यूएस डॉलर में आने वाला तो फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व ही नहीं होएगा। बट देन देयर आर सो मेनी अदर एवेन्यूज, राइट? ये तो खाली एक था समझने के लिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? तुम लोग कुछ तो मैन्युफैक्चर करके बेचते हो, तुम लोग रजिस्टर्ड किधर हो? इंडिया में रजिस्टर्ड हो,
डोमिसाइल्ड इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग किधर हो रहा है? उधर यूरोप में हो रहा है, किधर तो भी फ्रांस में हो रहा है समझो। यस, और बेचते किधर हो? यूएस में। 90% कस्टमर्स किधर है? यूएस में। मैन्युफैक्चर होता है फ्रांस में, हम लोग बैठे इधर इंडिया में। यस, अपना फंक्शनल करेंसी क्या है? जो फ्रांस का करेंसी है। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग वहां पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन वहां पे हो रहा है, कॉस्ट डिटर्मिनेशन वहां पे हो रहा है, वहां का पॉलिसी ज्यादा इंपैक्ट करेगा तुम्हारा प्रॉफिट्स को। तो योर फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ फ्रांस, आई थिंक फ्रैंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या है? हाँ, अरे गेटिंग इट। फिर तुम्हारा प्रेजेंटेशन करेंसी क्या रहेगा? इंडिया में बैठे हो तो आईएनआर रहेगा, और तुम्हारे लिए फॉरेन करेंसी क्या रहेगा? यूएस डॉलर्स। या जिस किसी देश में आप बेच रहे हो सब फिर फॉरेन करेंसी हो गया। अंडरस्टैंड इट दैट वे? आर यू गेटिंग इट? यस या नहीं? सो प्रीवियसली दिस फंक्शनल करेंसी वाज नॉट दैट। नीडलेस टू से कि फंक्शनल करेंसी का जो रूट है दैट कम्स फ्रॉम सब्सटेंस ओवर फॉर्म, purely substance over form. Ind AS 108 purely based on substance over form. Every Ind AS is actually based on substance over form. कि बोलता है कि मैं तो इंडिया में बैठा है तो मेरा तो आईएनआर होना चाहिए। बोला वो छोड़, तेरा बिजनेस किधर बैठा हुआ है वो देख, तेरा बिजनेस कहां से चल रहा है या किसको ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है या क्या उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो देख, और बाद में वो तेरा फंक्शनल करेंसी है। अकाउंट्स भी उसी में मेंटेन करो, उसके बाद आपको चेंज करना है तो कर लो, वो चलेगा। तो AS11 में ना देयर यूज्ड टू बी वन सिंगल जंप, मतलब फॉरेन करेंसी को हम लोग कन्वर्ट करते थे रिपोर्टिंग करेंसी में। एक ही जंप था, एक ही कन्वर्जन था। यहाँ पे दो कन्वर्जन है, फॉरेन को फंक्शनल में लेके आओ और फिर फंक्शनल को प्रेजेंटेशन में लेके जाओ। ये हम 21 में सीखेंगे, बट ऑब्वियस है फ्रॉम दिस डिस्कशन कि यहां से यहां और फिर यहां से यहां, अगर फंक्शनल और प्रेजेंटेशन अलग अलग है तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? After this concept, acha, remember your entire accounts are to be maintained in functional currency. Okay. Once this concept is done, we need some other concept. Is the classification of assets and liabilities. बराबर है? Standard बोलता है कि assets and liabilities has to be classified in two types: monetary items and non-monetary items. Write items also. Monetary and non-monetary items. You know what is a monetary item? मॉनेटरी आइटम में सिर्फ तीन चीज आता है: कैश, बोल आगे, बैंक, ये हो गया पहला। अभी दूसरा बोल। ओके, एनीवन? ये थोड़ा डिफिकल्ट है। पेबल्स, रिसीवेबल्स है तो पेबल्स दूसरा है। क्या डिफिकल्ट है इसमें? देखो, कैश एंड बैंक, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। दिस इज नॉट द डेफिनेशन, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। डेफिनेशन तो ऐसा है: एनी आइटम विच आर कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश इन अ डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ कैश, ओके, दे आर कॉल्ड एज मॉनेटरी आइटम। तो यही वो आइटम्स हो सकता है: एनी काइंड ऑफ रिसीवेबल्स, एनी काइंड ऑफ पेबल्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। इसके अलावा जो भी असेट्स और लायबिलिटीज सबका सब नॉन others. Any asset or liabilities which are to be converted into known amounts of cash, yeah, known amounts, okay, or a determinable amount is known as, which will be settled or which will be realized in the known amount of cash or determinable amount, they are called as monetary item. या तो मिलेगा उतना exact amount. Say for example तेरे पास 100 रुपए का डेटर है तो कितना पैसा मिलेगा? बस वो चेंज नहीं होने वाला। 100 रुपए का फिक्स्ड असेट है, कितने का बेनिफिट मिलेगा? इन्वेंट्री है 100 रुपए का, कितना मिलेगा? वी डोंट नो, इट मे फ्लक्चुएट। अगर वो फ्लक्चुएट हो रहा है तो नॉन मॉनेटरी है। तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स को क्या लगता है? मॉनेटरी मतलब विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नहीं, वो वाला मॉनेटरी यहाँ पे
नहीं है यहाँ पे मॉनेटरी मीन्स ओनली दिस थ्री एलिमेंट्स विच कैन बी टर्न इनटू और कन्वर्ट इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश. ओके, why this classification is done and why this classification is important, that is to be understood. स्टैंडर्ड इंड AS 21 क्या बोलता है कि जो मॉनेटरी आइटम्स है दे आर टू बी रीमेजर्ड. कभी रीमेजर करोगे? 2 पॉइंट है जहां पे इसको रीमेजर किया जाएगा. नंबर 1, एवरी ईयर एंड and settlement date. Are you getting it? Say yes or no. So when they are remeasured at every year end as well as on the settlement date. इसका लॉजिक, अच्छा उसके पहले ये इसको क्या करेंगे? They are not remeasured. They are not remeasured. जो जिस पे रिकॉर्ड किया काम खत्म. क्यों ऐसा? इट्स अ सिंपल रीजन. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट. लेट्स से 1 Jan 24 को आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया, यूएस से आपने इंपोर्ट किया. कितने का गुड्स? $1 का. अभी पूछे $1 क्यों? ऐसी सिंप्लिसिटी से क्या एंट्री पास करोगे? से एनीवन? तू एंट्री बोल. देखो 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टर्म के बाद गुड्स अकाउंट कभी यूज नहीं होता है. एक बार सब्सिडरी बुक सीख लिया, बाद में गुड्स जैसा कोई अकाउंट नहीं होता है. ये भाई साहब अब तक गुड्स ढूंढ रहे हैं. हाँ आंटी, वेरी गुड बेटा. रॉन्ग. तेरे को बोलना है. $10 किलो वेट से. What are you trying to say? Give me a proper entry. Don't try to bluff around. ये वो नहीं. Give me the entry. Purchase account debit to foreign currency creditors. और इनको पे किसमें करने का? डॉलर में. ओके, देयर इज नो गुड्स अकाउंट. सो परचेज अकाउंट डेबिट. अभी सवाल उठता है कि इसका हम लोग जब ये एंट्री पास कर रहे हैं फर्स्ट दिन पे, जो इनिशियल रिकॉग्निशन है वो कौन से रेट पे होना चाहिए? क्योंकि खरीदा तो डॉलर में, पैसा भी डॉलर में देने का है, लेकिन अकाउंटिंग डॉलर में नहीं चलेगा. अपना फंक्शनल करेंसी INR है. फंक्शनल करेंसी क्या है? INR. तो अभी डॉलर से रुपीज में कैसे कन्वर्ट करोगे? कौन से रेट पे? देन द स्टैंडर्ड सेज स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. कौन सा रेट? स्पॉट रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. बराबर है. लेट्स से दैट इज 80 रुपीज. ये एंट्री पास कर दिया आपने, यस या नो? फिर आता है 31 March 24, दैट इज ईयर एंड. उस दिन पे द रेट ऑफ एक्सचेंज हैज गॉन टू 85. अब मेरे को एक बात बताओ, जो तुमने गुड्स खरीदा था 80 रुपीज में, क्या उसका वैल्यू 31 को चेंज होएगा? कि वो अभी भी मेरा कॉस्ट तो 80 है. क्या इन्वेंट्री का कॉस्ट चेंज हो जाएगा? नहीं होएगा. इन्वेंट्री का कॉस्ट विल रिमेन द सेम, वो 80 ही रहेगा. उसको रीमेजर करने का जरूरत नहीं है. लेकिन क्रेडिटर्स का क्या स्टेटस है? क्रेडिटर्स इज अ पेएबल. अगर समझो बैलेंस शीट पे मैं ये क्रेडिटर्स को 80 रुपीज पे दिखाता हूं, जबकि ईयर एंड पे अगर मैं सेटल करता तो मुझे 85 रुपीज देना पड़ता. तो ईयर एंड पे ऑलरेडी वो 85 बन चुका है. फिर भी आपने बैलेंस शीट में क्या बताया कि 80 रुपीज का क्रेडिटर्स है. डू यू थिंक यू आर डूइंग अ राइट थिंग, और यू आर ट्राइंग टू trying to mislead the investors or the readers of the financial statements? Yes, you are misleading them. जब लायबिलिटी 85 का है ईयर एंड पे, तो 80 रुपीज क्यों बताया? सिमिलरली जो रिसीवेबल्स है, समझो रिसीवेबल्स 80 पे रिकॉर्ड किया था, आज 85 है, तो एक्चुअल अमाउंट आज रिसीवेबल है कितना? कितने का कैश इनफ्लो एक्सपेक्टेड है? 85 का. 80 का नहीं. देन शो दैट 85 नॉट एट 80. तो जो रिसीवेबल्स पेएबल है उसको रीमेजर करना पड़ेगा. लेकिन इन्वेंट्री का तो कॉस्ट हो गया ना 80, वो रीमेजर होएगा नहीं. इन्वेंट्री इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम. इन्वेंट्री इज अ non-monetary, but creditor is a monetary item.
नॉन मॉनेटरी आइटम, whereas दिस इज मॉनेटरी आइटम। ऐसे अभी इसको क्या करना पड़ेगा, एंट्री पास करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ेगा, बरोबर है। कितने से बढ़ेगा? कहने से 5 रुपए से बढ़ेगा। और डेबिट किसको करेंगे? लाउडली प्लीज। रॉन्ग। क्या नोशनल क्या होता है? मार्क्स, नोशनल अकाउंट, उसका नेचर रहता, अच्छा रहता नेचर, गुस्सा कर। बोलो रोशन। अभी वो समझ रहे इसका कॉपी करो कि उसका कॉपी करो, दोनों अलग अलग होता था। नहीं किया था AS11? अच्छा ठीक। तो व्हाट विल बी डेबिटेड? फॉरेन एक्सचेंज लॉस, डेबिट। गेन, क्रेडिटर 5 रुपए से बढ़ गया, ये तुम्हारा गेन कैसे है? गेन क्यों बोला? नहीं, अकाउंट का नाम फॉरेन एक्सचेंज लॉस ही है। यू कैन नॉट हैव बोथ द नेम्स। तेरा सुई अब तक उधर ही अटका है। नहीं, फॉरेन एक्सचेंज लॉस, लॉस। गेन है तो गेन, लॉस है तो लॉस, खत्म करो। अरे अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे यस और नो? बड़े कि नहीं? कितने रुपए का लॉस है भाई? 5 रुपए का लॉस है, सीधा सीधा। और ऑब्वियसली बाद में उसी दिन पे वो किधर चला जाएगा? PNL के डेबिट साइड पे जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज लॉस, आर यू गेटिंग इट? 5 रुपीज। अभी समझो इसका फिर सेटलमेंट डेट आता है। सेटलमेंट डेट क्या है? 30th of April। पैसा देने का है उस दिन। $1 इज इक्वल टू कितना है? बोलो। ठीक है, 83 रुपीज। यस। चलो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी एक्चुअली पेबल कितना है? क्रेडिटर्स 83 है। तुम्हारे बुक्स में कितने का है क्रेडिटर्स? 85 का है। 80 + 5 हो गया। यस, लेकिन उसका एक्चुअल सेटलमेंट तो खाली 83 है ना। यस है। तो तुमको नहीं लगता कि पहले रीमेजर करना पड़ेगा फिर पेमेंट करेंगे? तो पहले उसको रीमेजर करो, क्या कितना अमाउंट आएगा। अभी क्या करेंगे? फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स डॉलर अकाउंट डेबिट, कितने से? 2 रुपए से। 85 - 83 से। एंड देन टू, बोलो बोलो, अकाउंट का नाम बोलो। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इज रॉन्ग। फॉरेन एक्सचेंज गेन। अभी लॉस हुआ था तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस था, तो गेन रहेगा तो फॉरेन एक्सचेंज गेन होगा ना। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट? तो ऊपर क्यों नहीं लिया मैंने वो? तो तू ऊपर जाके बोल, फर्स्ट फ्लोर पे जाके, टेरेस पे जाके बोल जा। गेन फॉरेन एक्सचेंज गेन 2 रुपया। व्हाई डोंट यू कीप इट सिंपल? वो छोड़ो, इंटर छोड़ दो, एएस छोड़ दो। 2 रीजन से, एक इंडेस पूरा अलग है, दूसरा तुमको एएस नहीं याद है तो छोड़ो। आधा नॉलेज मत लेके आओ, उल्टे का कंफ्यूज होगे। ओके, नाउ ऑब्वियसली ये भी ईयर एंड पे जाएगा। एंड देन वी डू द सेटलमेंट। तो अगेन सेटलमेंट है तो क्रेडिटर्स को पे करना है। तो फॉरेन करेंसी क्रेडिटर अभी कितने का है? वो 83 का हो चुका है। एंड फिर जेब से पैसा जाएगा तो कैश। यस या नो? ये जितना भी हम लोगों ने एंट्रीज पास किया, दिस आर बेसिकली कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ समथिंग नोन एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस व्हिच आर डिनोमिनेटेड और आर टू बी सेटल्ड इन अ फॉरेन करेंसी। इंडेस 21 का 2 पार्ट है। एक है ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो अभी किया, दूसरा है ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन ब्रांच, फॉरेन सब्सिडरी, फॉरेन जॉइंट वेंचर,
इनका जो ट्रायल बैलेंस है उसको फंक्शनल करेंसी में कैसे कन्वर्ट करने का। यस, दो पार्ट है उसमें से ये पहला पार्ट था, दिस इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। जैसा भी एंट्री पास किया वैसे एंट्री इंडिया 21 में भी पास करेंगे, कुछ चेंज नहीं होने वाला। दिस इज कंप्लीट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फॉर यू। अब तक इंडिया 23 हम लोगों ने चालू किया नहीं है। ओके, वी स्टॉप हियर।